Good morning everyone. Today I will teach you titration which is part of class 11th chemistry और काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है क्लास 11th केमिस्ट्री का, जिसे हम प्रैक्टिकल में भी यूज़ कर सकते हैं और लैब के अंदर इसे परफॉर्म किया जाता है। लेकिन आज हम इसकी बात करेंगे एज अ थ्योरेटिकली कि किस तरीके से हम टाइट्रेशन कर सकते हैं लैब के अंदर। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टाइट्रेशन होता क्या है ना। टाइट्रेशन के बारे में पहले आपको मैं बता दूं, इसमें होता क्या है, एक अननोन कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है? अननोन कंसंट्रेशन होता है, उसका हमें क्या बताना होगा, कंसंट्रेशन बताना होगा विद द हेल्प ऑफ नॉन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अननोन कंसंट्रेशन सोल्यूशन का हमें क्या बताना है, कंसंट्रेशन बताना है। और किसकी हेल्प से बताएंगे हम? नॉन कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन की हेल्प से बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ कि टाइट्रेशन की डेफिनेशन क्या है। तो लिखेंगे हम प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन concentration of solution with the help of solution of non concentration, है ना। क्या कर देंगे हम? प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन concentration of solution with the help of solution of non concentration is known as titration, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे? टाइट्रेशन बोलेंगे। अब टाइट्रेशन जब हम लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं तो हमें कई सारे सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है ना। जिस तरीके से अपन में एक डायग्राम की हेल्प से आपको बताना चाहूँगा कि हमें किस तरीके से लैब के अंदर परफॉर्म करना होता है टाइट्रेशन को। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे क्या ले लेते हैं, बीकर ले लेते हैं यहाँ पे एक। ठीक है, इस तरीके से बीकर ले लेते हैं और बीकर के अंदर अपन क्या कर देते हैं, सोल्यूशन को फिल कर देते हैं। क्या फिल कर देते हैं? एक सोल्यूशन को फिल कर देते हैं। और ये हमारे पास जो सोल्यूशन अपन यहाँ पे लेते हैं ना, वो कैसा लेते हैं? अननोन कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन को अपन बीकर के अंदर फिल कर देते हैं। अननोन कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन को अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसके अंदर फिल कर देते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अननोन कंसंट्रेशन सोल्यूशन क्या रहता है हमारे पास, और ये क्या रहता है हमारे पास, बीकर रहता है। जो लैब के अंदर आप देख सकते हैं, आपके स्कूल के अंदर लैब होंगी तो आप हम देख सकते हैं कि इस तरीके का बीकर होता है। और इस बीकर के अंदर अपन क्या करते हैं, ब्यूरेट की हेल्प से, इसकी हेल्प से, ब्यूरेट की हेल्प से यहाँ पे एक नॉन कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन को इसके अंदर फिल कर देते हैं, है ना। ठीक है, ये नॉन कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन, इसको अपन यहाँ पे ले लेते हैं। और जो ब्यूरेट होता है, इसके अंदर कितना इसकी कैपेसिटी होती है, 50 ml तक इसकी कैपेसिटी होती है। 50 ml तक इसको अपन फिल कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से 50 ml की इसकी कैपेसिटी। और ये क्या होता है हमारे पास, ब्यूरेट और ये होता है हमारे पास नॉब, ये रहता है हमारे पास नॉब। ठीक है, और ये अननोन कंसंट्रेशन है, और इसको अपन क्या बोलेंगे, इसके अंदर क्या फिल करते हैं, नॉन कंसंट्रेशन सोल्यूशन। इसके अंदर अपन फिल कर देते हैं नॉन कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन, और ब्यूरेट की हेल्प से इसके अंदर फिल किया जाता है। ठीक है, बीकर। अब अननोन कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन को अपन लेते हैं बीकर में, और ब्यूरेट के अंदर अपन क्या लेते हैं, नॉन कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन को।
अब जब अपन क्या कराते हैं, टाइट्रेशन कराते हैं, तो टाइट्रेशन हमें किससे पता चलेगा सर टाइट्रेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर अपन को यहाँ पे क्या डालना होता है, इंडिकेटर डालना होता है। क्या डालना होता है, इंडिकेटर। कितना, 1 और 2 ड्रॉप इसका डालेंगे हम यहाँ पे, इंडिकेटर का डालते हैं। अब इंडिकेटर का काम क्या होता है, इंडिकेट करने का। इंडिकेटर का काम क्या होता है, इंडिकेट करने का कि टाइट्रेशन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन ने मान लिया कि 50 ml वाला क्या है, नॉन कंसंट्रेशन सोल्यूशन। अब इसको मैंने यहाँ से ओपन करा नोट को, तो यहाँ से क्या होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा। कहाँ से, नॉन कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन से, यहाँ से ब्यूरेट से किसमें जाना स्टार्ट होगा, बीकर में। अब इंडिकेटर क्या करता है, जैसे मैं मान लेता हूँ या नॉन कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है, इसका कलर कैसा है, येलो कलर का है। तो जैसे हमारे पास माउस से हमारे पास कुछ ना कुछ अमाउंट निकलेगा, कहाँ से, इस नॉन कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन की साइड से। तो हमारे पास जैसे आपने इंडिकेटर डाल रखा है, तो ये जो येलो कलर का मैंने मान लिया कि ये क्या है, नॉन कंसंट्रेशन सोल्यूशन। तो ये अपना क्या कर लेता है, कलर चेंज कर लेता है। जैसे येलो से एक ऐसा कलर चेंज कर ले, अपना ब्लू कलर चेंज कर ले, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। कुछ ना कुछ अमाउंट आप वॉल्यूम वहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ से ड्रॉप करते जाओगे, तो हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे हमारे पास टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। और इंडिकेटर का काम क्या होता है, यहाँ पे इंडिकेट करने का कि टाइट्रेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। और जिस भी वॉल्यूम पे, जैसे मैंने बोल दिया 50 ml, तो 50 ml के पास रह गया ये 30 ml। हमारे पास कितने वॉल्यूम पे टाइट्रेशन आया, 20 ml पे क्या आ चुका है, यहाँ पे टाइट्रेशन आ चुका है। और उसकी हेल्प से अपन फिर क्या लगा देंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा देंगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा के कंसंट्रेशन किसका बता सकते हैं, इस बीकर के अंदर अपन ने जो सोल्यूशन को फिल किया उसका क्या बता देंगे अपन, कंसंट्रेशन बता देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, टाइट्रेशन। बड़ा सिंपल सा, मुझे लगता नहीं है कि इसको लैब के अंदर भी आपको परफॉर्म करने में कोई दिक्कत आएगी। तो एक बार आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और कई छोटी छोटी सी टर्म्स जो इसके अंदर यूज़ में ली जाती है, उसके बारे में मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसको रफ कर देता हूँ मैं। कई सारी टर्म्स जो इसमें यूज में आती है उनके बारे में बता देता हूँ आपको। फर्स्ट टर्म जो मैंने अभी आपको बताई, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है। तो इंडिकेटर के बारे में अपन क्या लिख सकते हैं, ऑक्सिलरी सब्सटेंस होता है ना, कैसा होता है, इट इज ऑक्सिलरी सब्सटेंस विच इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है हमें कि टाइट्रेशन कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ आपको। This is auxiliary. This is auxiliary substance which gives idea about completion. It gives idea about completion of, this gives idea about completion of titration, yeah, by changing their color, yeah, by changing their color। कलर को क्या कर देता है इसमें, चेंज कर देते है ना। अब इंडिकेटर की के फॉर्म में अपन क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पे, तो इंडिकेटर के फॉर्म में हम यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं, तो फिनोल्फथालीन ले सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज ले सकते हैं। और कई तो हमारे पास सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो खुद ही क्या होते हैं, सेल्फ इंडिकेटर होते हैं। जैसे कैमेनोफोर है ना, कैमेनोफोर का कलर कैसा होता है, पर्पल या वायलेट कलर का होता है, लाइट पर्पल कलर का, ठीक है। लाइट पिंक भी हो सकते हैं उसको, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इंडिकेटर के बारे में, ओनली 1 और 2 ड्रॉप हमारे पास क्या होती है, सफिशिएंट होती है किसकी, इंडिकेटर की। ओनली 1 और 2 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर is sufficient
ये हमारे पास एक सिंपल सा इंडिकेटर के बारे में अपन ने बता दिया। और क्या इसके अंदर हमारे पास टर्म्स है जो यूज में आती है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म अपन यहाँ पे क्या दे सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टाइट्रेशन। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, है ना। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के ऊपर क्या रहता है, ये बेस्ड रहता है। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट हो चुके हैं इसके अंदर। तो 2 पॉइंट्स तो आप पहले नोट डाउन कर लीजिए इनको, फिर 2 पॉइंट और मैं इसके बारे में लिखा देता हूँ आपको। इसको ऑफ कर सकता हूँ मैं। थर्ड पॉइंट, इसके बारे में अपन को लिखना होगा क्या, इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट, और एक पॉइंट और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, टाइटर वैल्यू, है ना, ठीक है। तो अपन पहले लिख लेते हैं टाइटर वैल्यू। और इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एट विच टाइट्रेशन इज कंप्लीट। ऐसा पॉइंट जिस पर टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाए उसको अपन क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट। और उसको अपन कैसे इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईपी से, है ना। इससे रिप्रेजेंट करते हैं ईपी से। और अपनी टाइटर वैल्यू क्या होती है ना, क्या होता है ये, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट required to reach at equivalent point। इसको अपन क्या बोलेंगे, टाइटर वैल्यू बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट रिक्वायर्ड टू रीच एट इक्विवेलेंट पॉइंट। अब ये टाइट्रेंट क्या है, टाइट्रेंट उसको ही बोलते हैं जो अपन ने प्राइमरी स्टैंडर्ड लिया था, या अपन ने बीरेट के अंदर जो नॉन कंसंट्रेशन सोल्यूशन लिया था उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट बोलते हैं, या फिर प्राइमरी स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने उसको 50 ml तक फिल किया था, 50 ml से अगर मान लो कि मेरा नॉन कंसंट्रेशन सोल्यूशन कितना रह जाता है, 30 ml रह जाता है, तो हमारे पास कितना ml हमारे पास काम में आया, कितना वॉल्यूम काम में आया, 20 ml। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइटर वैल्यू बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट रिक्वायर्ड टू रीच एट इक्विवेलेंट पॉइंट, उसको क्या बोल देंगे अपन, टाइटर वैल्यू बोल देंगे, ठीक है। कर देते हैं अपन इक्विवेलेंट पॉइंट, टाइटर वैल्यू। 4 टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेगी इसके टाइट्रेशन के अंदर। फर्स्ट टाइट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ टाइट्रेशन, और थर्ड इक्विवेलेंट पॉइंट, एंड लास्ट टाइटर वैल्यू। अब इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट एसिड बेस टाइट्रेशन, क्या पढ़ने वाले हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन। ये एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होगा, एसिड बेस टाइट्रेशन व्हेन टाइट्रेशन इज कंप्लीट इन बिटवीन एसिड एंड बेस। जब टाइट्रेशन किस किस के मिड में हो, एसिड और बेस के मिड में हो, एक हो एसिड और एक हो बेस, तो उसको अपन बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है।
तो इसके भी अपन लिखना चाहे तो इसके बारे में लिख सकते हैं। टाइट्रेशन इन बिटवीन एसिड एंड बेस, है ना। एसिड और बेस के में टाइट्रेशन हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। अब एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए अपन को क्या लिखना पड़ेगा, इसके लिए फॉर्मूला है। जब अपन को क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करने पड़ेंगे तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, इस तरीके से अपन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इसके इक्विवेलेंट को, एसिड के इक्विवेलेंट को अपन किसके इक्वल कर देंगे, बेस के इक्विवेलेंट के इक्वल कर देंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट निकालने के लिए अपन ने, हमारे पास फॉर्मूला होता है एन फैक्टर इनटू मोल्स इसका एसिड का। अगर ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एन फैक्टर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इक्वल टू एन फैक्टर इसका आ जाएगा बेस का, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस के। इस तरीके से इस इक्विवेलेंट को अपन ओपन कर सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और इक्विवेलेंट बेस। एन फैक्टर किसका, एसिड का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस, और यहाँ पे एन फैक्टर किसका जाएगा, बेस का जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा एसिड होंगे तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, उनका सबमिशन कर देंगे, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा इससे मिला HCl और H2SO4 है तो HCl को दोनों के इधर ले लेंगे, और इक्विवेलेंट बेस के अंदर अपन किसको ले सकते हैं, यहाँ पे NaOH को ले सकते हैं, MgOH और H2S को ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, टाइट्रेशन का एक टॉपिक जो कंप्लीट होता है यहाँ पे आके एसिड बेस टाइट्रेशन पे, ठीक है। एन फैक्टर अपन निकाल सकते हैं, एन फैक्टर किस तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ एसिड का, तो एसिड अपन कौन सा ले सकते हैं, HCl। तो HCl के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ H2SO4 तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके में बात कर लूँ बेस के लिए, अगर कोई भी ले लें बेस NaOH तो इसके लिए एन फैक्टर कितना 1 हो जाएगा। MgOH होल ट्वाइस ले लें यहाँ पे तो उसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम एन फैक्टर निकाल सकते हैं। और मोल्स को किस तरीके से ओपन किया जा सकता है, मास ऑफ वेट डिवाइड बाय मास, मोलर मास ऑफ एसिड, ऐसा ओपन कर सकते हैं, वेट ऑफ एसिड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एसिड, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास आज की टाइट्रेशन की। आई होप आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।